मंच पर उपस्थित जन शिक्षा समिति माननीय मंत्री जी, इस वर्ग के संयोजक सरस्वती विहार के माननीय प्रधानाचार्य जी, जन शिक्षा समिति के सह प्रदेश निरीक्षक उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ संभाग के संभाग निरीक्षक श्रीमान नमतराम जी, राजन जी, इस वर्ग में प्रतिभाग करने वाले सभी आचार्य बहन, मैं विषय पर जाऊं उससे पहले हम सब यहाँ वर्ग में प्रतिभाग करने वाले सभी आचार्य की विशेष प्रधानाचार्य और हमारा जो अभ्यास वर्ग है 29 तारीख की शाम से चालू हुआ है, 5 की शाम तक रहने वाला है। इसमें जो विषय जितने हैं बड़े व्यवहारिक विषय, केवल एक वंदना सत्र है जिसमें उसे प्रेरणा सत्र या कुछ अपना सैद्धांतिक बातें वो रहते, शेष हमारी जो ड्यूटी ड्यूटी हमारी इसमें 2 सत्र हमने वंदना के अभ्यास के लिए दी। अभी जब वंदना हो रही थी तो माँ सरस्वती प्रणाम 1 2 3 के बाद में हम ध्यान अवस्था में आ जाते, यही है ना। हमने से जो मेरी जो दृष्टि कक्षा थी, जितना मुझे दिख रहा था, 2 प्रधानाचार्य बंद ऐसे थे जिनके हाथ मात्र प्रणाम 1 2 और 3, उन बंधुओं को ध्यान आ गया होगा। यानी यहाँ जो हमारा प्रशिक्षण हो रहा है, हमें अपनी एक एक चीज ठीक करनी है। भाई साहब के साथ सवेरे से गपशप हो रही थी तो मैंने एक वाक्य प्रयोग किया कि हमें स्टेट सीधे जाना है और जहां से मेरी स्टार्टिंग लाइन है वहां एक अंश में घूम जाऊं तो क्या मैं अपने गंतव्य पर पहुंचूंगा जी। और जो मेरा गंतव्य है वो जितना ज्यादा डिस्टेंस है और मैं जहां पहुंचूंगा, गंतव्य और जिस स्थान पर पहुंचूंगा, उन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा। ये विषय ठीक है ना? बोलिए ना जरा। तो मैं विषय स्टार्ट करूं उससे पहले एक निवेदन और, अपनी डायरी पर 2 अंग्रेजी की शब्द लिखिए। एक है ग्रुप, अलग अलग लिखिए, GROW, अलग अलग, एक पे G, दूसरे पे R, तीसरे पे O, चौथे पे W। एक शब्द है स्वाट, ऐसे ही उसे अलग अलग लिखिए। एक पे S, दूसरे पे W, तीसरे पे A और चौथे पे T। वैसे ग्रो और स्वाट का दोनों का एक ही अर्थ है। सामान्य तौर से जो MBA करते हैं मार्केटिंग वगैरह, वहां पर उनकी क्लास में ये विषय आता है। मैं इस विषय को जानबूझ के यहां ले रहा हूं। कल आदरणीय राठौर जी ने
विद्यालय विकास में प्रधानाचार्य की भूमिका ये विषय लिया था, और उस विषय में जितने भी हमारे घटक हैं, स्टॉक होल्डर है, और विद्यालय में जितने भी प्रकार की एक्टिविटी होती है उन सबको बड़ा विस्तृत दिया। अब यहां मैंने जानबूझ के इन दो शब्दों का प्रयोग किया। हम सब ग्रो करना चाहते या नहीं चाहते, ये बताइए। चाहते हैं। तो इस ग्रो का अर्थ समझ लेंगे तो ग्रो हो जाएगा, और यदि ग्रो का अर्थ नहीं समझा तो फिर ग्रो नहीं होगा। तो ये ग्रो यानी क्या? तो ग्रो का जी है, जी फॉर गोल। गोल हमारा टारगेट क्या है, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट। तीसरा है आर, आर फॉर ए रियलिटी। हम किस धरातल पर खड़े हैं, एट प्रेजेंट में हमारी स्थिति क्या है। यहां पर स्वार्ट के दो शब्दों को जोड़ रहा हूं। एस का मतलब है सॉफ्ट, जहां एस लिखा है उसके सामने लिख दो सॉफ्ट। सॉफ्ट मीन्स हमारी वीकनेस, हमारे अंदर क्या कमजोरी है। और एच का अर्थ है हार्डनेस, स्ट्रॉन्ग, हमारा मजबूत पक्ष। तो हर व्यक्ति में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां। मेरे अंदर में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं। जब तक हम उन्हें एनालिसिस नहीं करेंगे तो हम ठीक रास्ते पर नहीं जाएंगे। हमारा जो स्ट्रॉन्ग पक्ष है उसे मजबूत रखते हुए जो हमारा वीक पक्ष है उसे धीरे धीरे क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तो जो रियलिटी है, ये रियलिटी है हमारी, ये हमारा स्ट्रॉन्ग पक्ष है, ये हमारी वीकनेस है। इसे पहचान। हमारा ऑब्जेक्ट निश्चित है, हमें अपनी रियलिटी मालूम पड़ेगी, किस जमीनी धरातल पर खड़े, हमें अपना स्ट्रॉन्ग पक्ष मालूम है, और हमें अपनी सॉफ्टनेस मालूम है। तब अगला शब्द आता है ओ। ओ मीन्स ऑपरेशन टूल्स। यानी ये काम करने के लिए हम किन टूलों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब इतना हमें मालूम पड़ गया कि ये हमारे ऑपरेशन टूल होंगे, ये हमारी हार्डनेस है, ये हमारी वीकनेस है, ये हमारा गोल है, तो उसके लिए केवल हमें क्या करना है, वर्क जी। केवल क्या करना है, यदि हमने ये पक्ष नहीं पहचाना, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी हार्डनेस क्या है, तो फिर तो आप कुछ भी करते रहिए, जो हो गया वही ठीक है। सहमत है ना इस बात से? अब आइए, जो हमने स्वाद बोला उसका एस हो गया, उसका एच हो गया, उसका ए है, जो यहां जी है वहां ए फॉर एम। और टी का मतलब है टारगेट। तो मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है, बड़ा शांति से इस समय तो यही इसे फुल स्टॉप कर दीजिए और मुझे अपने अगले विषय पर जाना है। किंतु अपनी डायरी पर ऑब्जेक्ट तो हमें मालूम है ना। अरे विद्या भारती का उद्देश्य तो हमें मालूम है, हमें अपने विद्यालय का उद्देश्य हमें मालूम है। तो हमारे विद्यालय में जो कल वार्ता हुई इतनी लंबी, 1.5 घंटा की, ऐसा नहीं है कुछ हम कर रहे हैं और कुछ हमारे यहां नहीं हो रहा है, यही स्थिति है ना। हमारे अंदर
कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ कमियां हैं। बहुत प्यार से आप अपना एनालिसिस स्वयं कर सकते हैं। दूसरा मेरा मूल्यांकन नहीं कर सकता। मैं आपके सामने थोड़े समय के लिए बहुत अच्छा प्रस्तुत कर सकता हूं। एक क्षणिक व्यवहार पर आप मेरा मूल्यांकन करेंगे, किंतु रियलिटी तो मैं जानता हूं ना। तो बहुत प्यार से हमारी रियलिटी क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी हार्डनेस क्या है, क्यों विद्यालय के विद्या भारती के उद्देश्य को प्राप्त करने वाले टूल तो हमें, आप ही करेंगे इस काम को। तो अपनी जमीनी हकीकत को जरा प्यार से लिखिए। और ये सबके अलग अलग होंगे, सबके हार्डनेस अलग होगी और सबकी वीकनेस अलग अलग होगी। और मेरा जो है अपने तीनों बंधुओं से निवेदन है कि जब भी स्कूल में जाए तो एक बार जरा अवश्य देखें कि माननीय अध्यक्ष जी ने ये विषय रखा था, आपने ये कुछ नोट किया या नहीं किया। और मैं कभी कभी मैं भी फोन पर बात कर लेता हूँ, कुछ बंधुओं से मेरी वार्ता भी हुई होगी उस बार, और वो मैंने पेज ले लिया। इस बारे में प्रतिभाग करने वाले वैसे इतना ये जो एब्सेंट है उस पर निशान मुझे लगाना। तो मैं जब भी वार्ता करूंगा आपसे तो मैं इस विषय को अवश्य पूछूं, अन्यथा हम जरा भी अपना एंगल जरा भी चेंज हो गया तो गंतव्य हमारा चेंज हो जाएगा। अब हम आते हैं आज के विषय पर। ये दोनों विषय जो लिए पूरा 1 घंटे का विषय है, ये मात्र 10 मिनट का विषय नहीं है। किंतु आप सब समझदार हैं, आप इसकी व्याख्या मुझसे भी ज्यादा अच्छी कर सकते हैं, इसलिए मैं आज के विषय पर जाता हूं। तारीख है 1 जून। हिंदुस्तान के इतिहास में 1 जून बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो हमारे यहां हिंदुस्तान में हर दिन पावन, हर दिन का महत्व है। और एक किताब भी है हमारे यहाँ लाइब्रेरी में भी होगी, हर दिन पावन, यानी उस दिन की या पुण्यतिथि है या जयंती है, पढ़ी भी होगी हमने। किंतु आज का 1 जून का महत्व इसलिए है, आज ही के दिन सन 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट वहां एक अधिनियम पारित हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत स्वातंत्र अधिनियम। आज ही का दिन था। उस अधिनियम के द्वारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन और स्वतंत्रता का निर्धारण हुआ। तो ये जो है एक तरह से ये कहना चाहिए कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार से सत्ता का हस्तांतरण हुआ। सत्ता कहने मिली भारतीयों को पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों को। तो संग में एक गीत गाते हैं, हो गए हैं स्वप्न साकार कैसे मान लें, टल गया सिर से व्यथा का भार कैसे जान लें, आ गया स्वातंत्र फिर भी चेतना आने न पाई, प्रगति के ही नाम श्रम ने और दी विदाई से, प्रगति के ही नाम श्रद्धा और श्रम ने दी विदाई, इस विदेशी तंत्र को
निज तंत्र कैसे मान लें हम, टल गया सिर से व्यथा का भार कैसे जान लें हम। तो ये केवल एक सत्ता का हस्तांतरण था, ये क्रांति नहीं थी। क्रांति का तो मतलब है आमूल परिवर्तन। ये तो केवल सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ में आई थी। शेष हिंदुस्तान की सारी व्यवस्थाएं जैसे ब्रिटिश काल में चल रही थी उसी प्रकार से स्वतंत्रता के बाद चलती रही और आज भी चल रही है। हां, शायद मई 2014 से कुछ परिवर्तन हो रहा। उसी समय एक साहित्यकार थे और यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने लगातार जो है आर्टिकल लिखा था और उन आर्टिकलों को संकलित करके एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है अधूरी क्रांति। डॉक्टर संपूर्णानंद की हमें से कुछ बंधुओं ने पढ़ी होगी। उसमें कुल मिलाकर के यही उन्होंने सिद्ध किया है कि ये केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, ये क्रांति नहीं है। जो काम जैसा 15 अगस्त 1947 से पहले चल रहा था, सारे काम भी उसी प्रकार से चल रहे हैं। देश आजाद हो गया 1947 में। हिंदुस्तान में तो स्कूल तो तब भी चल रहे थे ना, ऐसा नहीं हमारे यहां स्कूल ही नहीं थे। तो फिर जो है 1952 में विद्या भारती की स्थापना करने की क्यों जरूरत पड़ गई? विद्या भारती की स्थापना अनायास नहीं हुई है। इसलिए जिस देश की लिटरेसी 97% थी, हिंदुस्तान में 3 चीजों का कभी किसी ने मूल्य नहीं दिया। शिक्षा, चिकित्सा और सेवा। हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था राज्य आश्रित नहीं थी। ठीक है, गुरुकुलों को राजा अनुदान दे देते थे, कुछ समाज के लोग दान दे देते थे, किंतु गुरुकुल में फीस नहीं दी जाती थी। हाँ, शिक्षा पूरी होने के बाद में जब गुरुकुल छोड़ के जाते थे तो छात्र आचार्य को क्या देता था? दक्षिणा। तो इसलिए जरा मैं विद्या भारती की यात्रा से पहले हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था की पृष्ठभूमि पर ले जाना चाहूंगा। हिंदुस्तान में सबसे पहला आक्रमण सिकंदर का हुआ। हालांकि उससे पहले भी एक आक्रमण और है, तो जहां से हमें इतिहास सब बोलते हैं। यह एक बात में अनायास मुझे स्मरण आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूं। क्या बोलते हैं? जो जीता। अच्छा, दूसरा एक प्रश्न है मेरा, जरा बताइए, हिंदुस्तान की खोज किसने की? आप सब यही बोल रहे हैं। अच्छा, हिंदुस्तान की खोज कब की? वास्को द गामा ने। धीरे धीरे बोला किसी ने, जरा जोर से बोलो जी। 1400, ठीक है ना? 1400 ईस्वी में पुर्तगाल से वास्को द गामा कहाँ आया?
अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न है, सिकंदर ने हिंदुस्तान का आक्रमण कब किया? जी देखिए, नेरेटिवों ने हमारा दिमाग कितना खराब कर दिया है। 326 ईसा पूर्व, ठीक है ना, यानी सिकंदर को हिंदुस्तान नहीं माना। भाई क्या सही है? अब बताइए, जो हमें पढ़ाया जा रहा है, जो हम पढ़ते रहे और हम सब पढ़ाने वाले सब बोल रहे हैं कि वास्को ड गामा ने हिंदुस्तान की खोज कब की? 1400 ईस्वी में। सिकंदर आया हिंदुस्तान 326 ईसा पूर्व। अच्छा, मीर कासिम कब आया? 700, 710, 712, यही है ना, 1400 से पहले था। अच्छा, गजनी कहाँ है? ठीक है ना, 200, 225। अच्छा, गौरी कहाँ है? यानी ये लोगों को हिंदुस्तान की जानकारी नहीं थी, किंतु हम सब ये जान करके ये भी जानते, और हम ये भी जानते फिर भी क्या पढ़ा रहे हैं? देखो, ये नैरेटिव में और जो हमें पढ़ाया गया है, हमारा दिमाग एक बार नैरेटिव जो बन जाता है वो चल पड़ता है। हम जानते बूझते हुए भी वही बोलते हैं कि हमारे मस्तिष्क में बात कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में बैठा दी गई है। तो कुल मिलाकर विषय यह है कि सिकंदर आया, फिर मीर कासिम आया, फिर जो है गजनी आया, गौरी आया, शक आए, घोड़ आए, गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, सैयद वंश आया, लोधी वंश आया, और इन समय से कत्लेआम किया, घोर अत्याचार किए, और 1526 में पानीपत में बाबर दिया गया, और 1500 यानी वो तो अफगान शासक थे, यहां से गुलाम मुगल वंश आ गया, और यहां से 1857 तक, जो 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन हमारे ऊपर समाप्त हुआ और ब्रिटिश शासन सीधा गया, तो इन्होंने भी कत्लेआम अत्याचार नहीं किए, किंतु हमारी जीवन दृष्टि नहीं बदली। इतना सब कुछ हम सहते रहे, क्योंकि हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था स्वतंत्र थी, किसी के अधीन नहीं थी। इसलिए इतना सब कुछ सहने के बाद भी हमारी जीवन शैली, हमारी चिंतन शैली ये नहीं बदली। इतने अत्याचार सहने के बाद भी हमने अपने पिताजी को अब्बा जान नहीं बोला, अपनी श्रीमती जी को बीवी जान नहीं बोला। और तुम आजाद हो गए। हमने अपने पिताजी को डैड कर दिया, जीते जी ये बोलते नहीं डैडी, और माता जी को डेड बॉडी क्या बोलते? मम्मी। जो काम उतने पीरियड में नहीं हुआ वो काम, तो प्रश्न आता है कि हिंदुस्तान के इतिहास का 1756 ईस्वी प्लासी की लड़ाई में टर्निंग पॉइंट था। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई कब? 1600। तो उनसे पहले जितने भी आए थे वो सब लूटपाट करने के लिए आए।
ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में क्या करने आई? व्यापार। किंतु लूट करने तो ये भी आए। इनसे पहले इतना हिंदुस्तान को नहीं लूट सके जितना हिंदुस्तान को किसने लूटा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा। किंतु 1600 से लेकर के 1756 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या नाम किया कि यहां के हिंदुस्तान के जो शासक हैं ये हमें स्वतंत्र रूप से व्यापार नहीं करने दे रहे हैं। हिंदुस्तान के शासकों के रूल्स एंड रेगुलेशन ये हमारे आड़े आ रहे। इसलिए लॉर्ड क्लार्क के मस्तिष्क में खुराफात कि किसी न किसी प्रकार से हिंदुस्तान पर सत्ता पर नियंत्रण किया जाए, तो फिर व्यापार के रूल निर्धारण कौन करेंगे? स्वयं करेंगे। इसलिए इस मनोरचना में लॉर्ड क्लार्क ने उसने तो पत्र लिखा था कि हमें कुछ जो है सैनिक चाहिए, और ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा कि ये तो बड़ा उद्दंड है, यहां भी खुरापात करता था, इसके के दिमाग में वहां भी खुरापात आ रही है, उससे कोई हेल्प नहीं दी जो मांग रहा था। तो लॉर्ड क्लार्क हम सब जानते हैं, उसका इतिहास का वर्णन करने की जरूरत नहीं है। सेना कहां से बनाई? हिंदुस्तान से। खैर, उस पर विषय पर ज्यादा विस्तृत नहीं जाना है। उन्होंने धीरे धीरे वहां से हिंदुस्तान के जो राजा थे उन पर जो है डायरेक्ट नीति, संधि, डिफरेंट प्रकार से उन्होंने शासन पर नियंत्रण करना आरंभ किया, जिससे हम अपना व्यापार के माध्यम से देखने में बड़े भोले बड़ा कपटी। मैं कई बार एक वाक्य बोलता हूं, अंग्रेजी का बिजनेस शब्द बड़ा घातक है। क्यों? अंग्रेजी के बिजनेस हम सब मुंह से बोलते हैं तो बी आई आना चाहिए, कि आई साइलेंट है, आता है बी यू का मतलब है अच्छा बिजनेसमैन वही है, दुकानदार के यहां जाते हो, आप सामान देते हो, साइकोलॉजी पहचान लेता है कि इस चीज पर इनकी दृष्टि है, भाई साहब ये चीज बहुत अच्छी है, इसे मैं घर पे भी यूज करता हूं। उसकी 20 विशेषता गिनाएगा, वो ये नहीं बताएगा इस चीज को खरीदोगे तो मुझे इतना लाभ होगा। वो यू ही बताता है। अच्छा बिजनेसमैन वो है जो यू का ही हित बताया, अपना हित नहीं बताया। अंग्रेजों के द्वारा हिंदुस्तान में जितने काम किए गए वो कहने के लिए इस प्रकार के थे कि जनता के हित के लिए है। वो सारे काम हिंदुस्तान के और ज्यादा लूटने के साधन बने। उसी में से एक जो है लॉर्ड मैकाले नाम के जी, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम का अध्ययन करने के लिए 1833-35 ईस्वी में हिंदुस्तान आया। जो समिति थी उसके जो भी अधिकारी, अध्यक्ष, डायरेक्टर जो भी बनके हिंदुस्तान आया, और उन्होंने यहां की एजुकेशन व्यवस्था की बहुत बारीकी से स्टडी। स्टडी करने के बाद में उन्होंने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में मोटी मोटी उन्होंने 3 बातें लिखी। पहली बात तो उन्होंने ये लिखी कि यहां का जो व्यक्ति है उसे अपनी जो प्राचीन संस्कृति, परंपरा जो भी है उससे बड़ा अगाध श्रद्धा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस श्रद्धा से इन्हें काटना। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम
करने वाला जो बाबू है, क्लर्क है, वो व्यक्ति चाहिए तो वो व्यक्ति क्या होना चाहिए? वो अंग्रेजी जानने वाला होना चाहिए, जो हमारा जो व्यापारिक काम है उसमें सहयोगी बन सके। तीसरा, उसने हिंदुस्तान में हमें अंग्रेजों का समर्थक वर्ग खड़ा करना है। जो हमारा शासन है उसे क्या करे? सपोर्ट करे, ऐसा हिंदुस्तान के अंदर एक वर्ग खड़ा करना। 1857 का स्वातंत्र संघर्ष जब असफल हो गया तो हम सबने पढ़ा होगा कि ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन बिठाया। वो इटावा के डीएम थे AOU, उनकी अध्यक्षता में वो कमीशन बना। कमीशन का उद्देश्य था कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी क्रांति का सूत्रपात हो गया और ब्रिटिश सरकार को उसकी गंध तक नहीं मिली। यदि क्रांति की जो निर्धारित तिथि थी, उस तिथि को ही यदि ये क्रांति होती, हिंदुस्तान 1857 में ही आजाद हो जाता, क्योंकि 31 मई 1857 को रविवार था। रविवार के दिन 12 बजे का टाइम निश्चित हुआ था पूरे हिंदुस्तान में। ये सारे लोग चर्च में आएंगे, एक ही जगह मिलेंगे, सब इन्हें की इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप आएंगे। केवल एक ही काम करना है, हिंदुस्तान के जितने चर्च हैं सब हटा के एक साथ करना। किंतु क्रांति होगी 9/11 मई को, 10 मई को क्रांति हो गई। सब निश्चिंत थे कि भाई क्रांति तो हमें अमुक दिन करनी है। केवल एक अनुशासनहीनता के कारण हिंदुस्तान को 90 साल तक अतिरिक्त गुलामी झेलनी। तो जो कमीशन बना, उस कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में 3 बातें बोली गई। और देखिए, जब हमारा ऑब्जेक्ट एक है, हमारी सोचने की दृष्टि एक है, तो हमारे शब्द अलग अलग हो सकते हैं, शब्दों का भाव एक ही निकल के आएगा। लॉर्ड मैकाले का एनालिसिस और AOU की रिपोर्ट, शब्द अलग अलग है किंतु भाव एक ही है कि हिंदुस्तान पर ब्रिटिश सत्ता को कैसे मजबूत करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो AOU अपनी रिपोर्ट देता है कि हिंदुस्तान एक विशाल देश है, विशाल भूखंड पर नियंत्रण करना कठिन है, इसलिए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए। नंबर 2, हिंदुस्तान का प्रथम स्वातंत्र संघर्ष हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान दोनों ने संयुक्त रूप से लड़ा था। तो दूसरा उसने बिंदु लिखा, हमें यहां का जो बहुसंख्यक समाज है उन्हें आपस में क्या करना है? हाँ, लड़ाना, उन्हें आपस में संघर्ष कराना है। तीसरा काम, हिंदुस्तान के ग्राम इंडिपेंडेंट है, वो शहरों पर आश्रित नहीं है। गांवों का न्यायालय ग्राम पंचायत,
खेती के काम करने के कृषि उपकरण बनते हैं। गांव में जो कारपेंटर है, लोहार है, वो बना रहा है। ये तो अब टाटा फावड़ा बना रहा है, पहले तो लोहार ही बनाता था ना। जुलाहा कपास गांव में पैदा होती है, कपड़ा बना रहा है। यानी आपको पहाड़ों पर सैकड़ों ऐसे लोग मिल जाएंगे, उन्होंने हल्द्वानी नहीं देखा होगा। गांव में सैकड़ों ऐसे लोग थे, उन्होंने शहर नहीं देखा था, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं घर पे पूरी हो जा रही थी। और इसे तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया कि गांवों के स्वावलंबन को तोड़ने के लिए, गांवों की ग्राम पंचायतों को तोड़ने के लिए उन्होंने इंडियन पैनल एक्ट और सिविल एक्ट, ये सारे जितने प्रकार के एक्ट हैं, ये सारा इतिहास पढ़िए, 1885 के बाद में है सब। तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर नियंत्रण करने के लिए दो काम किए। नंबर 1 काम, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, व्यापार करने के लिए आई, उनके साथ पादरी भी आए ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और दूसरा उन्होंने काम किया, हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन। उन्होंने हमारे जो गुरुकुल चलते थे उन्हें ऐड देना, अनुदान देना बंद कर दिया। बोले कि ये बकवास की चीजें, इसके लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। तो शासकीय सहायता मिलना बंद हो गया। और आज के एजुकेशन सिस्टम की बड़ी विडंबना है कि जिसके पास प्रमाण पत्र है उसके पास ज्ञान नहीं है, और जिसके पास ज्ञान है उसके पास प्रमाण पत्र नहीं है। नौकरी आप ज्ञान वाले को दोगे या प्रमाण पत्र वाले को दोगे? अब जब हमारे गुरुकुल के व्यक्ति के पास प्रमाण पत्र ही नहीं है तो उन्हें नौकरी मिलना बंद हो गया। नौकरी किन्हें मिलना चालू हो गया? जो काम ईसाई मिशनरी नहीं कर सके, इस एजुकेशन सिस्टम ने कर दिया। हमारी सोचने और विचारने की शैली भी चेंज कर दी, हमारा चिंतन करने का ढंग ही चेंज कर दिया। और हिंदुस्तान के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य का एक समर्थक वर्ग ही नहीं, तो हिंदुस्तान के अंतर्गत एक ऐसा वर्ग खड़ा कर दिया, हमें चाहिए आजादी, हम लड़के लेंगे। कितने अफजल मारोगे, हर घर में अफजल। और ये नारा लगाने वाला कौन था? मित्रों, कोई मुसलमान नहीं था, वो हिंदू था, जेल का पढ़ा हुआ कन्हैया। यानी हिंदुस्तान के अंतर्गत हो सकता है कि हमारे परिवार में ही हो। शिक्षा की डिफरेंट प्रकार की परिभाषा, उनमें एक परिभाषा है अपनी ज्ञान परंपरा, अपना विज्ञान, अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम कौन करती है? शिक्षा। तो ये काम तो बंद हो गया। अच्छा, अभी एक गेम खेले और जो हमारे अग्रेसर आचार्य बैठे हैं, इन्हें कोई बात ही बोलेंगे और इनसे ये कहे कि आप ये संदेश पीछे वाले के दो, फिर वो पीछे लास्ट वाले तक वो संदेश जाना चाहिए। शाखाओं पर ये गेम खेलती नहीं है,
अपनी ज्ञान परंपरा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम शिक्षा चलती है। और ऐसे ही किया शब्द से तो क्या होगा कि आगे जाने वाली पीढ़ी पर कुछ न कुछ उसमें से लेस हो जाएगा। तब उसमें फिर एक बात भी जोड़ा गया कि इसे ट्रांसफर ही नहीं करना है, इसमें कुछ ऐड करना है, इसे कुछ और समृद्धशाली बनाना है और बना करके इसे आगे वाली पीढ़ी में। किंतु अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में हमें बहुत सारी बना दी, हमारी जड़ें क्या दी, जहां से हम प्रेरणा ले रहे थे। जो लॉर्ड मार्शल ने कहा था ना कि ये प्रेरणा वहां से लेते हैं, उन्होंने अपने प्रेरणा के बिंदु ही सारे वहां से चेंज कर दिए। अब हम प्रेरणा कहां से ले रहे हैं? हमारे दिमाग में एक ऐसा नैरेटिव बैठा दिया कि हिंदुस्तान का ज्ञान यानी ब्रिटिश लाइब्रेरी की एक किताब और हमारे हिंदुस्तान की पूरी, यानी हमारा, यानी जैसे अंग्रेजी का शब्द मेथड और मैथोलॉजी, ये हमारे जितने महापुरुष हैं ये सब काल्पनिक है, रियल में ये हुई नहीं। और जो हमारा इतिहास है उसे बोल दिया कि ये मैथोलॉजी में, ये पौराणिक कथा है, यानी ये इतिहास नहीं है, ये सब क्या है, काल्पनिक कथाएं, जैसे उपन्यास काल्पनिक लिखा जाता है। इस सिस्टम से पढ़ा हुआ व्यक्ति आज का हमारा युवक, वो हमारे ही सामने हमारी चीजों का विरोध करने के लिए खड़ा, बाहर का नहीं है। तो लॉर्ड मेगाले ने एक वाक्य प्रयोग किया, उसके पत्र आजकल मिल जा रही है और हमारे फेसबुक वगैरह पर वो चीजें हमारे सामने हैं। उसने कहा कि हिंदुस्तान के अंतर्गत जो हमने ये एजुकेशन पैटर्न आरंभ किया है, ये ऐसे ही चलता रहा। और क्योंकि सबसे पहले बंगाल में भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन सबसे पहले कहां आरंभ हुआ? बंगाल में। और हिंदुस्तान में क्रांतिकारी सबसे पहले कहां पैदा हुए? बंगाल में। क्योंकि बंगाल में सबसे ज्यादा ईसाइयों के अत्याचार से ब्रिटिश सरकार के, इसलिए विरोध भी वहीं से चालू हुआ। मैं क्या कह रहा था जरा, लिंक टूट गया। बंगाल से सबसे पहले क्रांति शुरू हुई और बंगाल में लॉर्ड मैकाले की। हाँ, तो लॉर्ड मैकाले ने जो पत्र लिखा, उस पत्र में उसने लिखा कि ये जो शिक्षा प्रणाली इसी प्रकार से चलती रही तो 30 वर्ष में बंगाल का युवक बिल्कुल चेंज हो जाए। एक किताब है वंदे मातरम की आत्मकथा। उस किताब के राइटर हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय पूर्व बौद्धिक प्रमुख श्री गंगाधर जी। उस किताब में उन्होंने एक उदाहरण व्यक्त किया है कि दक्षिणेश्वर महाकाली के दर्शन के लिए एक सज्जन अपने पुत्र को साथ में लेकर दर्शन के लिए गए। मॉर्निंग हो या इवनिंग होगा, मंदिर प्रातः या शाम के समय जाते हैं। पिताजी आगे बढ़े और साष्टांग प्रणाम किया। पीछे गर्दन घुमा के देखी तो बालक आराम से खड़ा। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा मां को प्रणाम करो। तो बालक कहता है, जो भी मॉर्निंग था, इवनिंग था, गुड इवनिंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। जब उस समय वो स्थिति हो गई तो आज की स्थिति तो आप सहज कल्पना कर सकते हैं ना।
तो जब ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पैटर्न हिंदुस्तान में आरंभ हुआ और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो पुरोधा थे वो बड़ा चिंतन मनन करते थे, तो हम जो इतिहास के छात्र होंगे और 8वीं क्लास में समय से जिन्होंने इतिहास पढ़ाया होगा, तो भारतीय शिक्षा आंदोलन ऐसा करके विषय आता है, यानी गुलामी पीरियड में ही आर्य समाज ने डीएवी चालू की। कई अच्छे स्वतंत्रता संग्राम में योगदान करने वाले जिन्होंने प्रशासनिक सेवाएं पास कर ली थी, ऐसे जो है अरविंद घोष क्या काम करते हैं? शिक्षण का। तो भाई क्योंकि एक वाक्य प्रयोग किया मेघालय ने कि हमने हिंदुस्तान को एक बार तो जीत लिया, हिंदुस्तान को पुनः जीतना है। तो हिंदुस्तान को पुनः जीतने का मतलब है कि हिंदुस्तान को मानसिक गुलाम बनाना। हिंदुस्तान आजाद तो हो गया 1947 में, किंतु मैंने अभी गीत गाया ना, भरी है सभी के मनों में गुलाम। हम मानसिक रूप से गुलाम आज भी हैं। तो जब उस समय जो वाक्य उसने कहा था कि हमें पुनः हिंदुस्तान को विजित करना है, वहां इसे उल्टा कर दीजिए, हिंदुस्तान एक बार तो आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 में, हमें हिंदुस्तान को पुनः आजाद करना है जी, इस मानसिक गुलामी से निकलना है। इस पृष्ठभूमि में से विद्या भारती की स्थापना हुई, क्योंकि विद्यालय तो चल रहे थे, किंतु उस विद्यालय के द्वारा और जो है गुलाम पीरियड में जो हिंदुस्तान में विद्यालय आरंभ हुए, चाहे रामकृष्ण मिशन के द्वारा विद्यालय आरंभ हुए, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन आरंभ हुआ, चाहे बनारस विश्वविद्यालय मदन मालवीय जी के, ये सब उसी समय आरंभ हुए ना। और क्या उद्देश्य लेके चले थे हम? जब ये विद्यालय आरंभ हुए तो हमारा उद्देश्य क्या था? किंतु हिंदुस्तान आजाद होने के बाद में जो विद्यालय उस समय आरंभ हुए थे, कुछ एक अपना ध्येय, एक उद्देश्य लेके आरंभ हुए थे, और आजाद होने के बाद में परिणति क्या हो गई हमारी? वो विद्यालय तो आज भी चल रहे हैं। तो बड़ा जो चिंतन और मनन करने वाले लोग थे, बोले भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, इसके लिए हमें विद्यालय खोलने पड़ेंगे। ये मैंने आपको सारी ही मनोरचना, सारी पृष्ठभूमि, ये मैंने ऐतिहासिक आपके सामने प्रस्तुत की है। विश्व में शिक्षा के मोटे मोटे 4 प्रतिमान। हर देश का जो एजुकेशन सिस्टम है अपनी आवश्यकता के हिसाब से हमें किस प्रकार की आगे की जनरेशन चाहिए, भाई कहते हैं ना विद्यालय में देश के भविष्य के नागरिकों का निर्माण होता, यही बोलते हैं ना। तो हमें भविष्य में कैसा नागरिक चाहिए, कहां से पैदा होगा? यानी किसी देश के भविष्य देखना है तो किसी स्कूल में जाके देखो ना। आज की कहते पुष्ट के पांव तो पाल में दिखते हैं। तो आज की जैसी पीढ़ी होगी आगे चलकर वैसा ही होगा। एक नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा, उन्होंने एक वाक्य प्रयोग किया है कि यदि किसी देश की पीढ़ी या किसी देश का समाज 75 वर्षों तक अपने महापुरुषों को भुला दे, तो उस पीढ़ी के द्वारा उस देश में एक भी काम ऐसा नहीं हो सकता है जो उसके बाद में आने वाली पीढ़ी उसे स्मरण करे।
तो प्रत्येक देश की जो शिक्षा के पूरे विश्व की शिक्षा व्यवस्था है उसके मोटे मोटे 4 प्रतिमान। एक प्रतिमान है जिसे हम पश्चिमी पैटर्न कहते हैं। पश्चिम कहता है कि विश्व में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ प्राणी यूरोपीय प्राणी है और विश्व के जितने भी संसाधन हैं वो सब उसके लिए हैं। तभी तो सारे यूरोपीय देशों ने लूट की ना सारे विश्व में। विश्व के सारे संसाधन किसके लिए? यूरोपीय व्यक्ति के लिए। ये उनका मॉडल है। यानी वहां प्रकृति और व्यक्ति दोनों में संघर्ष है। और आज वर्तमान की जितनी भी समस्याएं, चाहे पर्यावरण है, पॉल्यूशन है, वाटर पॉपुलेशन है, ये सब इसी का परिणाम है ना। प्रकृति का अपरिमित शोषण, विकास का पैमाना ही है कौन व्यक्ति कितने अधिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है। हमारे यहां कहा गया संतोषी सदा, वहां क्या कीजिए, आपको सुख प्राप्त करना है तो मैक्सिमम संसाधनों का विद्रोह कीजिए। जितने संसाधनों का उपयोग करोगे उतनी ज्यादा तुम सुखी। तो एक पैटर्न ये है। दूसरा पैटर्न है क्रिश्चियन पैटर्न। उन्हें विश्व में कुरान की श्रेष्ठता स्थापित करना। इस्लाम, वो तो ईसाइयों का तो हो गया पहला वाला, ईसाई है ना सारे। पश्चिमी देश अमेरिका वगैरह सब इसी में आ जाते हैं। ये पैटर्न जो है पश्चिमी पैटर्न है। ये पैटर्न या उसे ईसाई पैटर्न जो कहना चाहे बोल लीजिए। तो ये जो पैटर्न है दूसरा है इस्लाम का। उन्हें क्या है, कुरान की श्रेष्ठता स्थापित करनी है। जो कुरान को नहीं मानता है उन्हें इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है। और समाज में महिला उसका निकृष्टतम स्थान है। वो 2 यम 3 यम जो भी दर्जा है वो मान लीजिए, वो इस्लाम समाज में महिला की ये स्थिति। तीसरा जो पैटर्न है शिक्षा का, उन्हें मार्क्स के विचारों को प्रतिस्थापित करना। और सर्वहारा मजदूरों का जो संसाधन है उस पर नियंत्रण किसका होना चाहिए? मजदूरों का। सर्वहारा का वर्चस्व प्रतिस्थापित कर, ये जो है आज पूर्वी यूरोपीय कुछ देश, रसा और चीन को इसको मानने लगा। तीसरा शिक्षा का प्रतिमान है जिसे हम भारतीय प्रतिमान कह सकते हैं। हम सब जानते हैं, सब कई भाषणों में जैसे सामने आया होगा, तो व्यक्ति, समष्टि एंड परमेष्टि। व्यक्ति, समाज और फिर जो है ये सृष्टि। तो इसमें क्या है कि प्रकृति व्यक्ति के लिए नहीं है या उल्टा है, व्यक्ति प्रकृति के लिए है। यानी यहां संघर्ष नहीं है, यहां व्यक्ति, समाज और सृष्टि में क्या करना? सामंजस्य स्थापित करना। तो ये मोटे मोटे ये 4 जो है शिक्षा के प्रतिमान है। इस मनोरचना में से और विद्या भारती का जन्म जुलाई 1952 में हुआ।
तो जरा विचार कर, ये विद्या भारती तो उस समय नाम ही नहीं था। ये विद्या भारती शब्द ही हिंदुस्तान आपातकाल के बाद आया, 77 के बाद। विद्या भारती का जो लक्ष्य है वो 1989 में आया, जो संसद होके अभी हमारे सामने है। तो उस समय तो कोई नाम ही नहीं था। बालक पैदा होता है तो जब तक नामकरण होता है उससे पहले तो उसका कोई नाम ही नहीं होता, तो कोई नाम नहीं था। पहला स्कूल कहां आरंभ हुआ? उन्होंने चालू किया तो मोटे मोटे कुछ 4-6 लोगों के नाम आते हैं। उनमें नानाजी देशमुख, भाऊराव जी, श्री कृष्णचंद्र गांधी जी, और गांधी जी वो आधुनिक गांधी। मुझे तो मिलने का सौभाग्य हुआ उनसे। नॉर्थ ईस्ट में सारा काम उन्होंने बनाया, बाद में सारा जीवन ही वहीं पा दिया उन्होंने। आज पूर्वांचल में सारा काम है गांधी जी की करना। वो गांधी ही थे, यानी कपड़ा धो लिया पहन लिया, प्रेस नहीं करते। वो जा रहे हैं और आपने कहा भाई साहब साइकिल पर बैठ जाओ, यानी जिसमें जीव लग रहा है, तांगा, रिक्शा, साइकिल, वो नहीं बैठे। पैदल जाना स्वीकार नहीं बैठे, वास्तविक गांधी थे। तो गांधी जी समय वो प्रचारक थे। हनुमान प्रसाद पोथा एक गोरखपुर के शिक्षाविद थे, देवी प्रसाद अग्रवाल, एक उद्योगपति और थे। उनका नाम मेरे मस्तिष्क से उतर रहा है। तो बड़ी विचित्र घटना घटी। विद्यालय खोलना है तो विद्यालय आकाश में तो खुलेगा नहीं, कहीं भू भवन चाहिए। तो किसी का एक खंडहर मकान 5 रुपया महीना के किराए पर मिल गया। आप अपने मकान को 1 महीना बंद करके कहीं बाहर चले जाइए और 1 महीना बाद आके उस मकान को खोलिए तो रहने लायक मिलता है। अब जो मकान खंडहर हो, झाड़ फूस धर्म, तो कृष्णचंद्र गांधी जी नगर प्रचारक थे। बोले भाई देखो ऐसा करो, एक बालक साथ में था, विद्यार्थी कार्य करता, तो भाई तुम यहाँ बैठो, मैं जा रहा हूं और जरा फावड़ा, तसला और मजदूर लेके आता हूं, इसकी सफाई कराएं। देखिए किस प्रकार के इस नीम के पत्थर बने हुए लोग पड़े हैं, वो चर्चा में नहीं आते। तो उन्हें छोड़ा और गांधी जी जो नगर को आगे भाई लेके आते हैं। कई बार हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं होती हैं, घर से चलते हैं, श्रीमती जी कहती हैं कि शाम को आना या स्कूल में जाके ये काम करा के किसी भैया जी को भेज देना घर। अब स्कूल में आए और कोई उलझन सामने आएगी, और श्रीमती जी ने हमसे क्या कहा था भूल गए। तो गांधी जी कई उलझन में फंस गए और वो दिमाग से निकल गया, पूरा दिन बीत गया और वो बंदा वहीं बैठा। रात भी बीत गई। अब गांधी जी को याद आया, अधिकांश रात में चीज याद आ जाती है, उसको कुछ चीज छूटती है तो अरे भाई तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो बहुत जल्दी सवेरे से तैयार हो गए, फावड़ा बावड़ा तसला बसला एक आध कार्यकर्ता को लेकर वहां पहुंचे। तो वो सज्जन वहीं सुकुल के कोने में बैठे हुए। आज सवेरे सूर्यप्रकाश जी वीडियो सुना रहे थे, वो वीडियो में कई बार मैंने सुना। तो मानी गंगोपाल जी ने उस प्रसंग को लिया कि सरस्वती शिशु मंदिर का प्रथम आचार्य
कर्ण कुमार वर्मा प्रधानाचार्य थे पहले हमारे। तो वो जो है जब शिशु मंदिर स्टार्ट हुआ तो 12वीं के छात्र थे। अब उन्होंने 12वीं की परीक्षा दी, आ गया मार्च का महीना। माननीय भावराव जी जो है प्रवास में गोरखपुर आए। अब वो सज्जन जो रात भर में बैठे रहे, शाखा के कार्यकर्ता थे, शाखा पे थे। अरे भाई क्या कर रहे हो? इंटर की परीक्षा दी है, फिर अब परीक्षा परिणाम आएगा तब देखेंगे आगे की। अच्छा जाओ शिशु मंदिर वहां पढ़ाओ। तो शिशु मंदिर चले गए, परीक्षा परिणाम भी आ गया। अब उन्होंने भी समझा कि मैं तो शिशु मंदिर में क्या हो गया आचार्य, वो तो भूल गए। भाऊराव जी ने तो मुझसे स्कूल में पढ़ाने के लिए कहा, मैं पढ़ा। 2 साल बीत गए, भाऊराव जी फिर आए। भाई क्या कर रहे हो? अरे आप ही ने तो कहा था शिशु मंदिर में पढ़ाओ। अरे भाई मैंने तो केवल 2-3 महीना के लिए कहा था, जब तक तुम्हारा परीक्षा परिणाम आएगा स्कूल में पढ़ाओ, फिर आगे की अपनी पढ़ाई पूरी करो। बोले ये मान लिया तो मैं आचार्य हो गया। बोले नहीं छोड़ो, अपनी आगे की पढ़ाई करो। फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, फिर बनारस विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फिर फैकल्टी के डीन। आप जानना चाहोगे कौन थे वो? श्रीमान सूर्य प्रकाश जी के पूज्य पिताजी। तो वृक्ष कोई जब बनता है जब बीज अपने को क्या करता है, गलाता है। देखिए ये जो सरकार में बड़ा उल्टा सीधा है। हर डिपार्टमेंट में कोई एक आध व्यक्ति ऐसा होता है जिसके बल पर वो डिपार्टमेंट चल रहा है। सब ऐसे नहीं है भाई। आपके स्टाफ में ठीक है, हम लोग रोते हैं, अरे भाई साहब क्या करें, आचार्य ऐसे कि तो उन्हीं आचार्यों में एक आध आचार्य ऐसा होगा जो अपने को, और ऐसे आचार्य को दूसरे आचार्य गाली देते हैं। ये बात बेवकूफ है, ये पागल है। उसे भटकाने की कोशिश करते हैं कि ये काम करेगा तो काम हमें भी करना पड़ेगा। किंतु फिर भी हर तरह के इस प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। तो शिशु मंदिर चल पड़ा, बड़ी ख्याति हुई। तो उसी शिशु मंदिर में झांसी राज परिवार का, बताओ भाई वो स्कूल बहुत अच्छा है, वहां बच्चों को पढ़ाओ। तो उस बालक का एडमिशन वहां हो गया। बालक की प्रगति बहुत अच्छी हुई। तो ये स्कूल तो हमारे यहां भी होना चाहिए। फिर स्कूल ललितपुर में, और धीरे धीरे जो है पूरे देश में विद्यालयों का विस्तार होने लगा। जब हमारी ये योजना हुई चालू, तो मैंने कई बार कहा हमारा तो नाम भी नहीं था। हमारे पास प्रशिक्षित आचार्य नहीं थे, हमारे पास प्रशिक्षित प्रधानाचार्य नहीं थे, हमारे पास संसाधन नहीं थे। केवल क्या था, एक जुनून था, हृदय में एक तड़फ थी। हमें देश का ये मानचित्र बदलना है। तो पहली जो समिति बनी थी वो शिशु शिक्षा प्रबंध समिति उत्तर प्रदेश थी। ये पूरा पश्चिम तो बहुत बाद में हुआ है। वो समिति आज भी चलती है, किंतु उसके अंदर कोई स्कूल नहीं चलता। जो समिति रजिस्टर्ड हो चुकी है तो समाप्त तो नहीं। किंतु विद्या भारती की ये प्रकाशन प्रदीप का और ये शिशु मंदिर संदेश, इन पत्रकारों का प्रकाशन उस समिति के अंतर्गत। जरा थोड़ा और हम आगे बढ़ जाए। 78
1998 में दिल्ली में हमने उसका कई बार प्रसंग हमारे सामने आया, उसमें मैं उपस्थित रहा था। उन्हें धामपुर में प्रधानाचार्य था, तो मैंने वहां से पटवार किया था। 30,000 शिशु मंदिर के बच्चों का, यानी उसमें 4th and 5th, अखिल भारतीय शिशु संगम, राजघाट दिल्ली, यमुना नदी के किनारे पर नीलम संजीव रेड्डी उस जो है उद्घाटन सत्र में मौजूद थे। उस कार्यक्रम का संचालन 5वीं क्लास के भैया ने किया था। बहुत गजब का प्रभावी कार्यक्रम था। तो वहां से फिर ये बनी भाई ये अब जरा थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। तो उसी पीरियड में आदरणीय लज्जाराम तोमर जी आगरा सुभाष पार्क शिशु मंदिर में प्रधानाचार्य, और उसके बाद हमने विजयनगर कॉलोनी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य। आज जिन चीजों को हम नहीं कर पा रहे, अधिकतम जो साहित्य विद्या भारती का माननीय लज्जाराम जी का बोला हुआ या लिखा हुआ है, और उन्होंने स्वयं एक जगह पर बोला है कि भाई ये मैंने नहीं लिखा है, मैं नहीं लिख सकता हूं, ये काम किसी अज्ञात शक्ति ने मुझसे करा। आज किसी भी स्कूल में न्यायालय नहीं है किसी के यहां? स्कूल में न्यायालय नहीं। छात्र संसद, प्रैक्टिकल छात्र संसद, माननीय लज्जाराम जी के जो शिष्य है, वर्तमान में हमारे अखिल भारतीय उपाध्यक्ष हैं, विद्या भारती के भी राष्ट्रीय महामंत्री थे, सर्वाधिक प्रश्नकाल में प्रश्न पूछने वाले छात्र वो थे, उन्हें पुरस्कारित किया। नाम अवनीश जी भटनागर। सच्चाई का बाल चलती थी। आज हमारे किसी स्कूल में बाल नहीं, पंचपदी वो सारा प्रैक्टिकल उन्होंने वहां बैठे किया है। उसी पीरियड में कई बार ईश्वर दुर्घटनाएं भी करता है, तो उसका आगे का कुछ लक्ष्य निर्धारित होता है। तो तोमर जी की बिटिया की उसकी जो शादी हुई थी मुरैना जिले के है, मध्य प्रदेश के मुरैना गांव का नाम मेरे इस मंदिर से नहीं आया। और बिटिया की शादी के बाद में उनका एक पुत्र था, वो भी एक्सपायर हो गया। बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे, मेरा बहुत ही निकट का संपर्क रहा उनसे। वो त्राटक साधना करते थे, उन्होंने 10 पैसे को सिक्के को त्राटक से भस्म कर दिया। ये जो शिशु मंदिर जो संस्कृत ज्ञान परीक्षा ने उन्हीं की तरह है। तो जब उनका पुत्र एक्सपायर हो गया तो उन्होंने कहा कि भाई इस दुनिया में क्या करना, संन्यास में। तो ये संसार महानाथ समाज में इतने लोग हमसे भी ज्यादा जो कि आप ही प्रधानाचार्य का इस योजना में। तो रामचरितमानस में एक चौपाई है, बिन सतसंग विवेकन होई तो राम कृपा। ये हमारे पूर्व जन्मों की कुछ संस्कार जिस काम से लिया हम। ठीक, हम ये काम कर रहे होते, कहीं और काम कर रहे होते, यहां तो नहीं होते। इस योजना में हम यहाँ पर तो हमारे लिए ईश्वर ने ये काम पहले से निर्धारित करके भेजा है कि ये संसार महानाट्यशाला है, और संसार के महानाट्यशाला में आपको जाके मंचन करना। क्या समझ गया भाई? हैं? तो भाऊराव जी ने कहा कि भाई फिर समाज के लिए कुछ कीजिए और जरा इस योजना में लगे। तो विद्या भारती फिर यहां से आरंभ हुई।
विद्या भारती आज विश्व का सरकार से किसी भी प्रकार की बिना सहायता लिए सबसे बड़ा शैक्षिक संगठन, लगभग 23,000 औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा केंद्र हैं, 35 लाख छात्र हैं, 1.5 लाख आचार्य हैं, 2 विश्वविद्यालय हैं, 60 महाविद्यालय हैं, 10 लाख से ज्यादा हमारे पूर्व छात्र हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो हमारी जो विद्या भारती की योजना है वो सारी योजनाएं आपके सामने, हमारे केंद्रीय विषय हैं, हमारे आधारभूत विषय हैं, हमारी जो गतिविधियां हैं, कुल मिलाकर के 28 विषय हमारे द्वारा विद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं। तो विद्या भारती का एक स्पष्ट शिक्षा के संदर्भ में मत है। मत क्या है, जरा अच्छा आप नोट कर ले, उस समय धीरे धीरे बोलूंगा। विद्या भारती का शैक्षिक विचार, किताबी ज्ञान से जीवन निर्माण नहीं किया जा सकता। किताबी ज्ञान से जीवन निर्माण नहीं किया जा सकता, केवल जानकारी बढ़ाई जा सकती है। ये जो हमारी एट प्रेजेंट शिक्षा है, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं। जीवन निर्वाह किया जा सकता है। किताबी ज्ञान से जीवन निर्माण नहीं किया जा सकता, केवल जानकारी बढ़ाई जा सकती है, जीवन निर्वाह किया जा सकता है। नंबर 2, किताबी ज्ञान से व्यक्तित्व की मूलभूत संभावनाओं का विकास नहीं होता। किताबी ज्ञान से व्यक्तित्व की मूलभूत संभावनाओं का विकास नहीं होता। पंचकोशीय विकास शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और चित्त के विकास से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट जब भी होगा जब हमारा पंचकोशीय विकास होगा। नंबर 3, मेरा जीवन केवल मेरे लिए नहीं, मेरा जीवन केवल मेरे लिए नहीं, यह परिवार, समाज और विश्व के लिए है। परिवार, समाज और विश्व के लिए है। इसी प्रकार का सृष्टि के साथ समायोजित करते हुए, इसी प्रकार का सृष्टि के साथ समायोजित करते हुए उसे परमेष्ठ की ओर अग्रसर करना।
परमेष्ठ की ओर अग्रसर करना। नेक्स्ट नंबर 4, विद्यार्थी को शिक्षा, परीक्षार्थी को शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण कर अधिक अंक लाने के लिए नहीं दी जाती। अधिक अंक लाने के लिए नहीं दी जाती। समाज की चुनौतियों का सामना, समाज की चुनौतियों का सामना करते हुए समाज सेवी बनाने, देशभक्त बनाने, संपूर्ण मानवता के लिए जीवन खपाने के लिए दी जाती है। जीवन खपाने के लिए दी जाती है। यह क्रिया अनुभव, बोध, विवेक आधारित शिक्षा देने से ही बनता है। बोध विवेक आधारित शिक्षा देने से ही बनता है। यही भारतीय शिक्षा है। इसलिए बस लिखना बंद कर दीजिए। इसलिए विद्या भारती का ध्येय वाक्य है सा विद्याया विमुक्तये। मैंने बीच में से विद्या भारती के वो आपके सामने खेल कूद है, NCERT है, ये सारी कुछ चीजें छोड़ दी हैं क्योंकि 5 मिनट ज्यादा हो गए। अंत में बस किसी ने कहा हृदय हृदय में दीप जले जो अंतस का अज्ञान मिटा दे। हृदय हृदय में दीप जले जो अंतस का अज्ञान मिटा दे। नयन नयन में निर्माणों के सुंदर मनहर स्वप्न सजा दें। सब में हो विश्वास लक्ष्य की ओर सतत चलने का साहस। सब में हो विश्वास लक्ष्य की ओर सतत चलने का साहस। जो जगह जग के जीवन में कभी न आए गहन अमावस। प्रभु हम सबको ऐसी सामर्थ्य प्रदान करे। इसी ध्येय के साथ इस कार्य में हम लगे रहें। प्रभु से इसी प्रार्थना के साथ आज के विषय को मैं यहाँ विराम